अरे वाह, आज तो बहुत मजा आने वाला है। अरे बहू, बाहर चल जल्दी से। लेकिन क्यों माँ जी, क्या हुआ है? प्लीज मुझे टीवी देखने दो ना। आज महा एपिसोड में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। बहू अपनी सास को थप्पड़ मारने वाली है। अरे इस टीवी के ड्रामे को छोड़ और बाहर बालकनी में चल के हमारे मोहल्ले में हो रहे लाइव ड्रामे को देख। शीला अपनी बहू कनिका से मार खा रही है। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब जल्दी से चल। अरे वाह, इतना अच्छा ड्रामा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। चलिए, हम दोनों साथ मिलकर देखेंगे। फिर वो दोनों बालकनी में जाकर मोहल्ले में चल रही उस लड़ाई को देखने लगते हैं। बाप रे, ये कनिका कैसे धो रही है अपनी सास को। और मार उसे। माँ जी, मैं अभी पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। फिर लीना जाकर पॉपकॉर्न लेकर आती है। बहुत दिनों से हमारे मोहल्ले में बड़ी शांति थी, लेकिन आज जाकर थोड़ी रौनक छा गई है। और लगता है इस शुभ काम में आपकी ही अशुभ हाथ है माँ जी। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बहू, तूने तो मुझे एकदम सही पकड़ा है। मैंने ही शीला की बहू और कनिका को जाकर झूठ कहा और उसके इतने कान भरे कि वो गुस्से से आग बबूला हो गई और दे दनादन अपनी सास को वो मारती ही जा रही है। सच में माँ जी, झगड़े लगाने में तो आपने मानो पीएचडी ही करके रखी है। आपका कोई जवाब नहीं। शुक्रिया बहू। फिर अगले दिन, अरे शीला बहन, कल आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब जानकर बहुत दुख हुआ मुझे। मैं आपसे मिलने आने ही वाली थी कि आज आप ही मुझे यहाँ पर मोहल्ले में मिल गई। कोई बात नहीं कस्तूरी बहन। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? आप तो बड़ी मिसालें देती थी ना अपनी बहू की। फिर अचानक से उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं कौन सी चुड़ैल घुस गई थी उसके अंदर। उसे कहीं से कुछ पता चला कि मैंने उसके बारे में पीठ पीछे कुछ बुरा कहा है और उसके चलते उसने मुझे बहुत मारा। हे भगवान, लेकिन आप तो हमेशा उसके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलती आई हो। उसके बाद भी उसने ऐसा किया आपके साथ? पता नहीं आजकल के बच्चों को ये क्या हो गया है। जाने दीजिए ना कस्तूरी बहन, अब मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके भेज दिया है और अब मैं अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से कराऊंगी। ऐसी सत्यानाशी बहू मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पूरे मोहल्ले में उसने मेरी इस तरह से बेइज्जती कर दी है कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। वही तो। अरे सत्यानाश हो उस व्यक्ति का जिसने भी उसे मेरे बारे में गलत सलत कहकर कान भरे हैं उसके। हाँ हाँ बिल्कुल, बेड़ा गर्क हो उसका। पता नहीं कौन था वो मुआ। बेवकूफ बुढ़िया, इसे तो भनक भी नहीं है कि वो व्यक्ति उसकी आंखों के सामने ही खड़ा है। बेचारी, लेकिन मैं और क्या ही करती। मोहल्ले में थोड़ी जान लाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। कस्तूरी और लीना दोनों का यही काम होता है। वो दोनों बस दिन रात यहाँ वहां जाकर लड़ाइयाँ लगवाती और उन्हें मजे से देखती रहती। ऐसे ही एक दिन, ये किसका इनविटेशन कार्ड है? वो मिस्टर एंड मिसेस चौधरी है ना, उन्होंने हमें पार्टी में न्योता दिया है। पार्टी? लेकिन वो किस खुशी में? वो उनकी शादी की सालगिरह है ना, उसी की पार्टी रखी है। अच्छा। देखिए, कल आप और युवराज दोनों दुकान से जल्दी आ जाना। शाम में हमें पार्टी में भी तो जाना है। नहीं नहीं, हम कल जल्दी नहीं आ पाएंगे कस्तूरी। क्या? लेकिन ऐसा क्यों भला? क्योंकि कल दुकान में ढेर सारा काम है। तुम और बहू ही साथ में चले जाना, हम लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ माँ, हमें माफ करना, लेकिन हम दोनों आपके और लीना के साथ नहीं आ पाएंगे। अरे कभी तुम मेरे साथ भी कहीं चलते हो क्या? बस दिन रात दुकान में ही पड़े रहते हो। जरा पैसों को छोड़कर अपनी बीवी के बारे में भी सोच लिया करो। अरे बाबा, अब काम भी तो जरूरी है ना। और ये सरासर गलत कह रही हो तुम। हम दोनों तो 2 हफ्ते पहले ही बाहर खाना खाने गए थे ना। जाने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कुछ कहो तो फिर सारा हिसाब किताब लेकर बैठ जाते हो। 2 हफ्ते को बीते हुए कितने दिन हो गए। जाने दो, तुम अपना काम ही करते बैठो। फिर अगले दिन, अरे माँ जी,
पार्टी में तो सभी आलतू फालतू लोग ही आने वाले हैं। वहां पर बहुत बुरा होगा। मेरा तो वहां पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अरे लीना डार्लिंग, काय को फिर जब तेरी सास इज हियर। मैं हूं ना। मैं उस बोरिंग पार्टी में ऐसी आग लगाऊंगी कि तू तो बस देखती ही रह जाएगी। क्या कहा? लेकिन आप ऐसा क्या करने वाली हो माँ जी? देख बहू, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी का इस मोहल्ले में सबके साथ बहुत अच्छा जमता है, सिवाय उस मनोरमा से। उन दोनों ने उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया था और उस दिन के बाद से तो वो लोग बात ही नहीं करते। हाँ माँ जी, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो फिर अब क्या? तो फिर अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मनोरमा उस पार्टी में आए और उसकी मनहूस शक्ल देखकर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी गुस्से से आग बबूला हो जाए और वहां पर एकदम दमदार तमाशा हो। अरे वाह, क्या सॉलिड आइडिया है माँ जी। लेकिन मनोरमा आंटी को न्योता कैसे जाएगा? उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। ये कार्ड जो हमें आया था वही हम उसके गेट पर छोड़ देंगे और इस कार्ड को देखकर उस मनोरमा को तो ऐसे ही लगेगा कि उसे न्योता मिस्टर एंड मिसेस चौधरी ने ही दिया है और वो शर्मिंदा महसूस करेगी और खुद ब खुद पार्टी में चली आएगी। क्या बात है माँ जी, आप तो हर बार कुछ ना कुछ कमाल ही करती रहती हो। सच में तुसी ग्रेट हो। अब कस्तूरी चुपके से मनोरमा के गेट पर वो कार्ड छोड़ कर जाती है। फिर बाद में जब मनोरमा वो कार्ड देखती है तब उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये कार्ड तो मिस्टर एंड मिसेस चौधरी ने भेजा है। इतने बड़े झगड़े के बाद भी लगता है वो लोग सामने से सब कुछ भुलाकर फिर से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। खैर, झगड़े में ज्यादा गलत तो मैं ही थी। अब जब उन्होंने इतना बड़प्पन दिखाया है तो मेरा वहां जाना तो बनता ही है। फिर मनोरमा शाम में उस पार्टी में चली आती है, लेकिन उसे देखकर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी भौचक्का रह जाते हैं। अब आएगा असली मजा। अरे ये क्या? तुमने इस औरत को बुलाया है? अरे पागल वागल हो गई हो क्या? भला मैं क्यों उस निकम्मी को बुलाऊंगी? ए मनोरमा, तू यहाँ पर मुंह उठाकर क्यों चली आई है? इतने बड़े झगड़े के बाद भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची क्या तुझ में? और नहीं तो क्या। और मनोरमा भाभी, आपको यहाँ पर किसने बुलाया है? अरे ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो खुद ही न्योता भेजते हो और फिर कहते हो कि तुम्हें किसने बुलाया है। आप दोनों के दिमाग पे कोई परिणाम हो गया है क्या? अब लीना और कस्तूरी एक कोना पकड़कर मस्त कोल्ड ड्रिंक कटकते हुए उस तमाशे का मजा लेने लगती है। मनोरमा, हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो हम तुझ जैसी नालायक औरत को फिर से अपनी जिंदगी में लाए। अरे नालायक किसको कहा? नालायक तो तू होगी। और कितनी निर्लज्ज औरत है तू। जानबूझकर मुझे न्योता भेजा और फिर जब मैं यहाँ पर आ गई तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है तू, ताकि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, है ना? अरे इस तरह के फालतू के कारनामे तो आप करती हो। मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। लीना और कस्तूरी को ऐसे हंसते हुए देखकर वहां पर खड़ी एक औरत हैरान रह जाती है। अरे वहां पर इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है और तुम दोनों यहाँ बैठकर हंसे जा रही हो। क्यों बहन, तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है भला? अरे हमारा मुंह, हम चाहे हंसे या रोए, तुम्हें उससे क्या लेना देना? और वैसे भी बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जब दो लोग झगड़ा कर रहे हो तब उनके बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। टांग तो बिल्कुल भी नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार हंसकर मजे भी तो नहीं लेने चाहिए ना। अरे ओ ज्ञान की देवी, बस हो गया आज के लिए। अब हट जा हमारे सामने से और मुझे मेरा लाइव शो देखने दे। बेवकूफ कही की। वो औरत गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अरे चुड़ैल भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तू तो उससे भी गई गुजरी है। अरे तू निकलती है या मैं तुझे खुद धक्के मारकर बाहर निकालूं? अरे तू क्या धक्का मारेगी मुझे? मैं तेरे हाथ ही तोड़ दूंगी। बड़ी आई मुझे धक्का मारने वाली। तेरे से भी सुंदर और बड़ा घर है मेरा, और इस बकवास घर में आना तो क्या, मैं इसकी तरफ फिर कभी देखूंगी भी नहीं। हाँ हाँ मत देखना, अब निकल जा यहाँ से।
इस तरह मनोरमा की बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है, जिससे कस्तूरी और लीना पेट दबा दबा कर हंसने लगती है। फिर थोड़ी ही देर बाद, अरे माँ जी, पार्टी का माहौल अब थोड़ा ठंडा हो गया है ना, क्यों ना हम दोनों कुछ तूफानी करें? हाँ बहू, तूने एकदम सही कहा। वो देख, वहां उस ट्रे में कोल्ड ड्रिंक रखी है और वो कोल्ड ड्रिंक वेटर सारी औरतों को जाकर देने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, उसमें हम शराब मिला देते हैं। फिर शराब पीकर औरतें पागल हो जाएगी और उन्हें देखकर उनके पति बहुत गुस्सा हो जाएंगे और फिर अगले दिन पूरे मोहल्ले में हर घर में कलेश होगा। वाह माँ जी, क्या ढासू आइडिया है आपका। फिर वो दोनों चुपके से कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला देती हैं, जिसे पीकर सभी औरतें हंगामा मचा देती हैं। और फिर अगले दिन उनके घर पर खूब कलेश होता है और घर पर बैठी हुई लीना और कस्तूरी जब आपस में अपने किए गए कांड के बारे में बतिया रही होती है, तभी मेहुल और युवराज ये सब सुन लेते हैं। ये तुम क्या करती रहती हो कस्तूरी? अरे तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। दूसरों के बीच झगड़े लगाकर खुद का मनोरंजन करना, ये कितना गलत काम है। हाँ माँ, जरा सोचो, अगर हमारे बीच कोई ऐसे झगड़े लगा दे तो आप दोनों को कैसा लगेगा? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, बढ़िया है हमें अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाले। और हम थोड़ी ना किसी का खून कर रहे हैं जो आप दोनों हमें इतना सुना रहे हो। चलो जाओ, आप दोनों को दुकान खोलनी होगी ना, वरना ग्राहक आपका इंतजार करके बाहर ही खड़े रहेंगे। लीना और कस्तूरी अपने पतियों की कोई बात नहीं मानती थी और आए दिन बस दूसरों के बीच झगड़े ही लगाती रहती थी, जिससे वो करके कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों बालकनी में बैठकर बाहर हो रही लड़ाई को देख रही होती है, तभी बस बहुत हुआ। अरे तुम दोनों की इन करामातों के कारण ही हमें इतनी दिक्कत हो रही है। बाहर आग लगाने तो बराबर आती है, लेकिन अपने घर में कभी किचन में अपने गैस को भी आग लगाओ ताकि उस पर कोई खाना बन सके। हाँ लीना, अब बहुत मनोरंजन हो गया। अब से आप दोनों ये सब बंद कर दो और जरा अपने घर में भी ध्यान दो। अरे क्या आप दोनों भी, ना मजा आ रहा था ये लड़ाई देखकर। खैर, हम दोनों फटाफट से खिचड़ी बनाकर लाते हैं, लेकिन तब तक आप दोनों यहीं पर बैठो और इस लड़ाई को ध्यान से देखो ताकि आप दोनों हमें बता सको, वो भी एकदम डिटेल में। क्या? हाँ पापा जी और युवराज, आप दोनों यही बैठिए, वरना आप दोनों को आज का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ध्यान से देखना ये लड़ाई। अब युवराज और मेहुल को ना चाहकर भी वहां बैठकर मोहल्ले में हो रही उस लड़ाई को देखना ही पड़ता है। पता नहीं किन औरतों से पाला पड़ गया हमारा। हाँ पापा, माँ और लीना दोनों भी एकदम पगला गई है। अब देखो ना, ये उन्होंने हमें कहाँ पर बिठा दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उस लड़ाई को देखकर युवराज और मेहुल को भी बहुत मजा आने लगता है और वो दोनों उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। खिचड़ी और पापड़ तैयार हो चुके हैं, जल्दी से आ जाइए। अरे नहीं कस्तूरी, हम चारों आज खाना यही बालकनी में ही खाएंगे। यहीं पर लेकर आओ सब कुछ। हमें भी ये लड़ाई देखने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, और आप सही कहती थी, लाइव ड्रामे के आगे बाकी सब कुछ एकदम फीका है। क्या बात है माँ जी, आखिरकार हमारे पति भी हमारी टीम में ही आ गए। फिर चारों साथ बैठकर उस लड़ाई के खूब मजे उठाते हैं। छाया और माया दोनों जुड़वा बहनें होती है। छाया की शादी अजीत से हो जाती है, वही माया एक कंपनी में जॉब कर रही होती है। एक रात, हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है, अब ऐसे में मैं घर कैसे जाऊंगी? जीजू या छाया को फोन करूं क्या? शायद वो दोनों मुझे लेने आ जाए। तभी वहां पर अजीत आता है। अरे माया, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम हमारे इलाके में क्या कर रही हो? एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम छाया हो, फिर याद आया कि उससे तो मैं अभी वीडियो कॉल पर बात करके आया हूँ, तो तुम जरूर माया ही होगी। अब क्या करें जीजू, हम दोनों जुड़वा बहनें जो ठहरी। हाँ माया, वो तो है, लेकिन पूरे शहर में रेड अलर्ट है और इतनी तूफानी बारिश में तुम घर के बाहर क्यों निकली? दरअसल
वो मैं यहाँ पर अपनी सहेली के घर पर आई थी। मुझे उससे कुछ जरूरी काम था। वो तो ठीक है माया, लेकिन अब तुम अपने घर कैसे जाओगी? सारे रास्ते पानी से भर चुके हैं। एक काम करो, मेरे साथ हमारे घर चलो। लेकिन जीजू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माया, चुपचाप घर चलो। अजित के कहने पर माया उसके साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ पर छाया की सास लता माया को देखकर चौंक जाती है। अरे बहू, तू ये कपड़े बदल कर कहाँ पर गई थी जो इतना बिक कर आई है? और हाँ, अभी 15 मिनट पहले तो तूने साड़ी पहनी थी और तू तो रसोई में थी ना। अरे लता काकी, मैं छाया नहीं, माया हूँ, छाया की जुड़वा बहन। अच्छा तू है, तभी मैं सोचू। कोई बात नहीं काकी, हमारे माँ पापा भी आज तक हम दोनों को देखकर उलझन में पड़ते हैं। खैर, हुआ यूं कि फिर लता माया को सारी कहानी बताती है। अच्छा, ये बात है क्या? तो अजित कहाँ पर है? वो जीजू गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आते ही होंगे। तभी वहां पर छाया भी आ जाती है और वो माया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ माया, जो अजित तुम्हें सीधे यहीं पर लेकर आ गया, वरना ये अगर तुम्हें नहीं मिलता तो ना जाने तुम कैसे जाती घर पर। और तुम क्या पागल हो गई हो क्या? हम दोनों को फोन क्यों नहीं किया? हम आ जाते ना तुम्हें लेने। अरे हाँ बाबा, मैं तुम दोनों को फोन करने ही वाली थी कि तभी जीजू मुझे रास्ते में मिल गए। हाँ, क्योंकि मैं वहीं से गुजर रहा था और मैंने घर पर माँ जी और पापा जी को भी बता दिया है कि आज तुम यहीं पर रहोगी। ठीक है जीजू। और माया, अब आज तुम यहाँ पर रहने ही वाली हो, तो सबके लिए चाय और पकोड़े बना दो। अपनी बहन के घर आई हो ना, तो बहन को भी थोड़ा आराम दो। अरे छाया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माया हमारे घर पर आई है और तुम हो कि इससे ही काम करवा रही हो। ज्यादा तरफदारी मत करो अपनी साली की। मैं इससे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चाय और पकोड़े काफी अच्छे बनाती है। अरे हाँ बाबा, ठीक है, बनाती हूँ मैं। ओए जीजू, आप मेरी चिंता मत करो, इतना तो मैं मेरी दीदी के लिए कर ही सकती हूँ ना। और ये घर थोड़ी ना कोई पराया घर है। फिर माया चाय और पकोड़े बनाने के लिए रसोई में जाती है। तभी अजित भी माया के पास जाकर उसकी मदद करता है। बड़ी अजीब बात है, मेरी शादी को कितने दिन हो गए, लेकिन मेरी और अजित की इतनी कभी नहीं बनी जितनी 2 मुलाकातों में माया और अजित की बन गई है। फिर रात में माया वहीं पर रुकती है। फिर एक दिन, हाँ छाया, हम माया को उसके बर्थडे पर एक सोने के गहने का सेट गिफ्ट करेंगे। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। सो तो है अजित, लेकिन बर्थडे के लिए इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब अभी अभी शादी का इतना खर्चा हो गया है और ऊपर से ये सोने का गिफ्ट। अरे कोई बात नहीं छाया, अब माया मेरी इकलौती साली है और मैं तुम्हारी बहन के लिए ये सब नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? शुक्रिया अजित, तुम बहुत अच्छे हो। फिर माया का जन्मदिन आने पर अजित उसको सोने का हार गिफ्ट करता है। फिर एक दिन जब छाया बाजार में जाती है, तभी अरे ये क्या, ये तो अजित और माया है, लेकिन ये दोनों एक साथ बाइक पर कहाँ जा रहे हैं? और आज सुबह तो इसने दूसरा शर्ट पहना था, फिर इसने शर्ट क्यों बदल दिया? हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को फिर से कहीं मिल गए होंगे। वैसे भी दोनों का ऑफिस एक ही रास्ते पर आता है, लेकिन छाया को ये बात दिन भर खलती है कि आखिर अजित ने शर्ट क्यों बदली होगी। फिर रात में उसके आने पर वो उसे पूछने जाती है, लेकिन तब तक वो सो चुका होता है। अरे ये तो सो भी गया, और ये क्या, इसने फिर से वही शर्ट पहनी है जो इसने सुबह पहनी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मीटिंग में जाने के लिए दूसरी शर्ट डाली हो, क्योंकि इसने मुझे एक बार कहा भी था कि ऑफिस में इसके कुछ शर्ट पड़े हैं
जो इसके लिए काफी लकी है। हाँ, यही बात होगी। मैं भी ना पागल हूँ, कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही हूँ। फिर छाया इस बात को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही एक दिन लता की सहेली रूपा घर पर आती है। अरे छाया बहू, क्या पराठे बनाए हैं तुमने? वाह, मजा ही आ गया। धन्यवाद काकी। मैं आपके घर के लिए भी डब्बा भर के पराठे बांध देती हूँ। हाँ बहू, क्यों नहीं। और कल तू और अजित कहाँ पर गए थे घूमने? मैंने तुम दोनों को कितनी आवाज लगाई, लेकिन तुम दोनों ने भी नहीं सुनी। क्या? कल? लेकिन मैं और अजित तो कल किसी भी बाजार में नहीं गए। आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी काकी। ना बहू ना, मेरी उम्र भले ही बुढ़ा गई है, लेकिन नजर नहीं। तूने लाल रंग का जींस और टॉप पहना था और अजित ने पीले रंग का शर्ट। क्या? बादाम खाया कर बहू। अरे अभी से ही तेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। छाया काफी हैरान हो जाती है। फिर रूपा के जाने के बाद इसका मतलब कल काकी ने माया को ही देखा होगा। लेकिन माया को मिलने के लिए अजित ने शर्ट क्यों बदला होगा? कल तो अजित ने नीले रंग का शर्ट पहना था। ये सब आखिर क्या चल रहा है दोनों के बीच में? एक बार मिलना इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये बार बार मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब छाया को माया और अपने पति पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो ये बात अपनी सास को बताती है। अरे बहू, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हो सकता है कि माया जिसके साथ घूम रही है वो अजित हो ही ना, और वो कोई और ही हो। नहीं माँ जी, रूपा काकी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, क्योंकि वो गली की बाकी औरतों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो झूठी चुगलियां करे। लेकिन मुझे तो बस एक ही बात समझ नहीं आ रही कि ये अजित तो सुबह और शाम में एक ही शर्ट पहनता है, लेकिन जब जब ये माया से मिलता है तब ये शर्ट चेंज क्यों करता है? आखिर ये सब क्या माजरा है? फिर वो अजित को फोन लगाती है। हेलो अजित, कल तुम और माया कहीं घूमने गए थे क्या? और तुमने अपनी शर्ट क्यों बदली? क्या? छाया, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अरे मैंने कहा कि कल तुम माया के साथ बाजार में गए थे क्या? और तुमने नीली शर्ट पहनी थी, तो बाजार में पीले रंग की शर्ट क्यों पहन कर गए? बताओ मुझे, आखिर तुमने अपनी शर्ट क्यों बदली? अरे हाँ, शर्ट बदली। वो बारिश में भीग गए होंगे ना, शायद इसीलिए बदली होगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है। हेलो छाया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं अजीत, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। इतना कहकर छाया फोन कट कर देती है। मैं भी ना खामखा शक कर रही थी। वो दोनों जीजा साली हैं, अच्छे दोस्त भी है, और उसकी शर्ट तो बारिश में गीली हो गई थी, इसीलिए उसने वो पीली शर्ट पहन ली। मैं ही पागल हूँ जो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। देखा ना बहू, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रही है। मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। एक तू ही पागल है जो कुछ भी सोचती रहती है। हाँ माँ जी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने अजित पर शक किया। वही ऑफिस में पता नहीं छाया किसके बारे में बात कर रही थी, कौन बाजार में गया था और किसने शर्ट बदली। मुझे तो उसकी आवाज ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। खैर, घर जाके पूछ लूंगा, लेकिन अभी मुझे मेरे काम पर ध्यान देना होगा, वरना आज मुझे बॉस एक्स्ट्रा टाइम रुकवाएगा। फिर एक दिन लता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी छाया दिन रात उसकी देखरेख में लग जाती है, और उसी दौरान उसे माया का मैसेज आता है। हाय छाया, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। काफी अटपटी और चौंका देने वाली बात है, लेकिन वो बात सुनकर तुम खुश हो जाओगी। फ्री होने के बाद मुझे कॉल करना। बाय। ये सब क्या बोल रही है ये, और किस बारे में बात कर रही है? एक काम करती हूँ, मैं इसे कॉल ही कर लेती हूँ। अरे छाया बहू, जल्दी आओ।
आई माँ जी। एक काम करती हूँ, माया को मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे माँ जी की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। बस वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन छाया माया को कॉल करना भूल जाती है और वो लता की देखभाल करने में ही व्यस्त रह जाती है। फिर अगले दिन उसे माया के ढेर सारे मिस कॉल आए होते हैं। अरे बाप रे, मैं भी ना कितनी पागल हूँ। कल माया को फोन करने वाली थी, लेकिन भूल ही गई। अब फटाफट फोन कर लेती हूँ उसे, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। फिर वो माया को फोन करने लगती है कि उतने में उसका फोन बंद पड़ जाता है। हे भगवान, इस फोन को भी अभी बंद पड़ना था क्या? अब तो मैं माया से सीधे रात में ही बात कर पाऊंगी, जब अजीत घर पर आएगा। चलो, तब तक माँ जी और मैं बाहर थोड़ा टहल कर आते हैं, उतना ही माँ जी को भी अच्छा लगेगा। फिर दोनों सास बहू एक साथ बाहर निकलते हैं और चलते चलते वो दोनों कपल पार्क पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि माया और अजीत दोनों एक साथ बैठे हैं। और उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर छाया और लता काफी हैरान रह जाती है। ये देखिए माँ जी, आपका सपूत और मेरी निर्लज्ज चुड़वा बहन, ये दोनों यहाँ कपल पार्क में बैठे हैं। हे भगवान, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए ना माँ जी, कैसे दोनों एक दूसरे को पकड़कर बैठे हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। और आज भी इसने शर्ट बदली है, क्योंकि इसे माया से जो मिलना था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला माँ जी। हाँ बहू, आज इस नालायक लड़के की खैर नहीं। चल बहू, आज तो इसे मार मार कर इसके चमड़े ही उधेड़ देंगे हम। फिर छाया और लता वहां पर पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक माया और अजीत वहां से चले जाते हैं। अरे, अभी तो वो दोनों यहीं पर थे, अब कहाँ चले गए? चल ढूंढते हैं, यही कहीं पर होंगे वो दोनों। फिर लता और छाया बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो दोनों कहीं नहीं मिलते। फिर रात में जब अजीत घर पर आता है, तभी दोनों सास बहू मिलकर अजीत को खूब मारती है। अरे आप दोनों को हो क्या गया है? और मेरी आखिर क्या गलती है जो मेरे ऑफिस से आते ही आप दोनों ने मेरा मार मार के भरता बना दिया? अरे बेशरम लड़के, अपनी साली के साथ चक्कर चलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? माया और मैं एक जैसे ही दिखते हैं, फिर क्या कमी रह गई थी मुझ में जो तुम उसके पास चले गए अजीत? और आज पार्क में तुमने दूसरा शर्ट पहना था और अब फिर से वही पुराना शर्ट पहना है तुमने। वाह, कितने चालाक हो तुम। शर्ट बदलने से तुम्हारा चेहरा नहीं बदलने वाला अजीत। अरे तुम दोनों ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं और माया जीजा साली है और वो तो मेरी बहन जैसी है, और मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। चुप रहो अजीत, तुम्हारा सर सबके सामने आ चुका है। आज माची और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। तुम और माया एक साथ पार्क में बैठे थे, और इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें कई बार देखा है उसके साथ, वो भी दूसरे शर्ट में, ताकि तुम उसके सामने अच्छे बनकर जा सको। नहीं छाया, ये सब सरासर झूठ है। छाया और लता पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर माया आई होती है, जिसने ये सारी बातें सुन ली होती है। तू यहाँ? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर तू। अपनी ही जुड़वा बहन की सौतन बन गई तू तो। नहीं छाया, जो कुछ भी तुम और लता काकी समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि जब जब तुमने मुझे और जीजू को साथ में देखा है, वो दरअसल जीजू नहीं थे, बल्कि जीजू के जैसे दिखने वाला मेरा बॉयफ्रेंड नकुल था। क्या? हाँ छाया, अरे यही बात तो मैं तुझे पिछले 3 से 4 दिनों से बताने की कोशिश कर रही हूँ। यही थी वो अजीब सी बात। मेरी लाइफ में एक लड़का आया है जो हूबहू जीजू की तरह दिखता है, और मैंने उसे माँ और पापा से भी मिलवाया है। उन्हें भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा। क्या? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। काफी बड़ा इत्तेफाक हुआ है हमारे साथ।
आज तक मैंने बस सुना था कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, और अब देख भी लिया। और सबसे बड़ा अजीब इत्तेफाक तो ये है कि हम दोनों जुड़वा बहनों के अब पति भी जुड़वा होंगे। हे भगवान! अच्छा, तो इसीलिए शर्ट अलग थी। वही मैं भी सोचूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन तुम उस दिन फोन पर हाँ हाँ क्यों बोल रहे थे अजीत? और ये क्यों कहा कि बारिश में शर्ट गीली हो गई थी इसीलिए बदल दी? अरे मेरी माँ, मुझे उस वक्त ठीक से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं हाँ हाँ कह रहा था। और बस मुझे यही सुनाई दिया कि शर्ट बदली है। मुझे लगा कि तुम किसी और बारे में बात कर रही हो, और मेरी शर्ट भी बारिश की वजह से गीली हो गई थी, इसीलिए मुझे वो बदलनी पड़ी थी। इसीलिए मैंने हाँ कहा। हे भगवान, कितनी सारी गलतफहमियां। माफ करना मुझे अजित, मुझे ये सब बिल्कुल पता नहीं था। कोई बात नहीं छाया। इस तरह अंत में सारी उलझन दूर हो जाती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। राजेश के 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा नित्यम और छोटा बेटा समर। नित्यम की शादी संजना से हुई होती है, वही समर की शादी योगिता से। दोनों बेटे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन घर सिर्फ राजेश की पेंशन पे ही चलता है। एक दिन की बात है, पापा जी, नित्यम की इस बार सैलरी नहीं हुई है। त्योहारों के कारण पेमेंट लेट होने वाला है। क्या आप मेंटेनेंस के पैसे भर देंगे? आपकी पेंशन तो आ चुकी है ना? तभी सास कविता बोलती है, अरे ऐसे कैसे? पिछले महीने तो सिर्फ एक ही त्योहार था, उसके बावजूद भी सैलरी लेट कैसे हुई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता तुम लोगों का। सासू माँ, मैंने आपसे नहीं, ससुर जी से पैसे मांगे हैं। हाँ तो अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या हुआ उसमें? अरे बाबा बस करो, तुम दोनों अब शुरू मत हो जाओ। बड़ी बहू, मैं पैसे भर दूंगा, तुम चिंता मत करो। नित्यम से कहो कि बेफिक्र रहे। थैंक यू पापा जी। इतना कहकर संजना अपने कमरे में चली जाती है। बाद में जब कविता संजना और नित्यम की कमरे की सफाई करने जाती है, तब उसे नित्यम के पुराने शर्ट में सैलरी का चेक मिलता है। ये क्या? ये तो नित्यम की सैलरी का चेक है, वो भी पिछले महीने का। इसका मतलब संजना ने हमें झूठ बोला। लेकिन क्यों? कविता वो चेक वैसे ही वापस रख देती है और पुराने कपड़े लेकर चली जाती है। फिर एक दिन, नित्यम बेबी, मुझे ये वाला गाउन चाहिए। अब अगले हफ्ते मेरी फ्रेंड का वेडिंग रिसेप्शन है, मुझे उसमें ये पहनना है, प्लीज दिला दो ना बेबी। संजना, तुम ही बोलती हो ना कि अपने पैसे बचा कर रखो, तो अब तुम ये फिजूल का गाउन क्यों मांग रही हो? अरे मेरे डफ्फर पति, जाकर अपने पापा से पैसे मांगो ना, वो दे देंगे तुम्हें। उनसे कहना कि तुमने किसी दोस्त से पैसे उधार लिए थे और चुकाना ही भूल गए। सिंपल। तुम्हारी माँ थोड़ी सी सख्त है, लेकिन तुम्हारे पापा एकदम नरम दिल है, वो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, देखना तुम। ठीक है संजना। फिर नित्यम अपने पापा के पास आकर अकेले में उनसे वही झूठी कहानी बताता है और राजेश उसे पैसे दे देते हैं। तभी, ये आप क्या कर रहे हैं जी? आप ऐसे ही इन बच्चों को बिगाड़ रहे हो। एक तो ये लोग घर का कोई खर्चा नहीं उठाते, सारा घर जाकर आपके पेंशन पे ही चल रहा है। कविता, क्यों इतनी चिंता कर रही हो तुम? उनके पास पैसे आएंगे तब वो लोग भी खर्चा करेंगे। अब दोनों को अपना अपना भी तो देखना पड़ता है ना। राजेश थोड़ा भोला किस्म का होता है, इसीलिए बच्चों के प्यार में वो अंधा हो जाता है। एक दिन, अरे बहू, ये सब्जी तुमने क्यों बनाई है? मुझे तो आज मेथी की सब्जी खाने का मन कर रहा था। और तो तुमने ये भी कहा था कि तुम शुगर फ्री खीर बनाओगी। आपको नहीं पता क्या? हमारी दोनों बहुएं हमसे ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, इन्हें अभी से भूलने की बीमारी हो चुकी है।
अब जाने दीजिए ना पापा, खा लीजिए ना जो बना है वो। हाँ पापा, योगिता और संजना भाभी कल आपके पसंद का खाना बना देगी। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। कविता अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा हो जाती है। पैसे चाहिए होते हैं तब बराबर ही अपनी मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन जब आपको इनसे कुछ चाहिए होता है तब इनके पास बहानों की लंबी लिस्ट तैयार होती है। जाने दो ना कविता, बच्चे हैं, उन्हें मेथी और खीर कहाँ इतनी पसंद आती है। उन्हें आजकल के फूड आइटम्स ही पसंद है। जाने दो बोलकर ही आपने चढ़ा रखा है। आप जाने दो बोलकर ही चले जाना एक दिन। फिर एक दिन जब दूध वाला अपना हिसाब मांगने आता है तभी, 1 मिनट है राजू भैया, मैं अभी आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। हाँ करिए, हम यहीं पर खड़े हैं। ओफो, ये बैंक के सर्वर को भी अब भी डाउन होना था। क्या हुआ छोटी बहू, क्या परेशानी है? देखिए ना पापा जी, राजू भैया को मुझे उनके हिसाब के पैसे देने हैं, लेकिन मेरा बैंक सर्वर ही डाउन हो चुका है। आप इनको पैसे दे दोगे क्या? मैं आपको बाद में दूंगी। देखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ ये लो, है पैसे। धन्यवाद पापा जी। चलो, एक साथ पिछले 3 महीनों के दूध का हिसाब एक बार में ही बूढ़े की पेंशन से चुका दिया। अब मेरे पति का कोई टेंशन नहीं। उन बचे हुए पैसों से हम दोनों मूवी देखने जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। अरे ओ छोटी बहू, मन ही मन क्यों हंस रही हो? किस बात के लड्डू फूट रहे हैं तेरे मन में? जरा हमें भी तो बता। खुशी हो रही होगी ना कि कैसे अपने पैसे बचा लिए और अपने ससुर के पेंशन के पैसे उड़ा दिए। ये आप कैसी बातें कर रही हो सासू माँ? कविता, क्या हुआ अब? कुछ नहीं जी, चलो जा रसोई में। अपनी जेठानी के साथ हाथ बटाकर सारा काम निपटा जल्दी। कविता को धीरे धीरे अपने बहू बेटों पर शक होने लगता है कि वो पैसे होने के बाद भी अपने पिता के पेंशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जब दोनों बहुएं घर का सामान खरीदी करने बाहर चली जाती हैं, तभी ससुर जी को बुखार आया होता है और उसी दिन काव्या भी अपने मायके गई होती है। जी बोलिए, क्या हुआ? कविता, मुझे बहुत तेज बुखार आया है। क्या तुम किसी के हाथों गोली भिजवा सकती हो? मैंने अपने दोनों बहुओं को फोन भी किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा। सुबह से बाहर गई है वो दोनों। दोपहर का खाना भी नहीं दिया मुझे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता ही है ना, मैं अपने मायके आई हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बहू को फोन लगाती हूँ और अच्छे से खबर लेती हूँ उन दोनों की। लेकिन संजना और योगिता दोनों अपनी शॉपिंग में इतनी मगन होती है कि वो दोनों सास ससुर के फोन कॉल्स ही नहीं उठाती। इन्हें तो अपनी ससुर की कुछ भी नहीं पड़ी। दोनों सुबह से डोलने गई है बाजार में। जब पैसे चाहिए होते हैं तब बराबर पापा जी करती हुई आती है। अब तो मुझे ही मेडिकल वाले को फोन लगाकर उसे घर भेजना होगा। फिर एक दिन, समर बेटा, छोटी बहू और तेरी शादी को लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन तुम दोनों शादी के बाद हमारे गांव के कुल देवी के मंदिर भी नहीं गए। तुम दोनों को जाना चाहिए बेटा। हाँ पापा, मैं हर महीने वहां पर जाने का सोचता हूँ, लेकिन सैलरी में से पैसे बचते ही नहीं। एक तो कमेटी के पैसे भरने पड़ते हैं, ऊपर से इतना इन्वेस्टमेंट किया है, और साथ ही अभी हमारी कंपनी भी भैया की कंपनी की तरह लेट पेमेंट दे रही है। तू पैसों की चिंता मत कर बेटा, जाकर गांव में कुल देवी के दर्शन करा। तुझे पैसे मैं दूंगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच पापा। अब तो हम भी आधे पैसे डालकर मस्त गोवा घूम कर आएंगे। ये समर और योगिता दोनों कुल देवी के दर्शन के बहाने गोवा घूम कर आते हैं। एक दिन कविता योगिता का फोन देख लेती है, जिसमें उन दोनों के गोवा के फोटोज होते हैं।
मैंने तो छोटी बहू का फोन कुल देवी के फोटोज देखने के लिए लिया था, लेकिन ये क्या, इसमें तो कुल देवी का एक भी फोटो नहीं है। इसका मतलब इन दोनों ने हमसे झूठ बोला और कहीं और ही घूमने चले गए। फिर कविता राजेश को सारी बातें बताती है। देखो जी, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन हमारे बच्चे चालाकी से हमसे ही पैसे लूट रहे हैं। संजना बहू ने तो उस दिन कहा था कि नित्यम की सैलरी नहीं आई है, जबकि बाद में उसी दिन मैंने उसकी अलमारी में नया नया सैलरी चेक पड़ा हुआ देखा। क्या? हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और तो और समर और छोटी बहू दोनों कुल देवी के दर्शन गए ही नहीं, वो तो कहीं और ही घूम कर आए हैं। हम लोगों ने तो उन्हें देव दर्शन के लिए भेजा था, लेकिन वो तो हनीमून मनाकर आ गए। हर बार कोई ना कोई बहाना देकर ये चारों आपके पेंशन से ही घर चलाते आ रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो ये कभी नहीं सुधर पाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो कविता? मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। तो आप खुद ही उनकी परीक्षा लेकर देखिए ना, उनके असली चेहरे खुद ब खुद दिख जाएंगे आपको। फिर राजेश उनके सामने एक नाटक करता है। क्या? आपके पेंशन के पैसे ऐसे कैसे चोरी हो गए? देखो ना नित्यम बेटा, मैं बैंक से उन्हें निकाल कर घर ही ला रहा था, उतने में चोरी हो गए। अब मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तुम दोनों किस दिन काम आओगे? एक काम करो, तुम मेरे दवाई का खर्चा उठा लेना और घर के बाकी का भी खर्चा करना। और समर बेटा, तुम मेरी योगा क्लासेस की फीस भर देना। क्या? पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे घर में मेंटेनेंस, राशन, दूध वाला, धोबी वाला और आने को खर्चे होते हैं। हम ये सब कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, ये सारे खर्चे आप पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ पापा, मेरी सैलरी अभी तक आई नहीं है। तभी कविता को बहुत गुस्सा आता है। चुप रहो तुम लोग। अरे क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या हमें? कितने दिनों से तुम्हारी सैलरी नहीं आ रही, कभी ये बहाना तो कभी वो बहाना, बहाने पे बहाने देकर अपने पिता की पेंशन के पैसे उड़ा रहे हो तुम लोग। और आखिर खर्चा किस पर करना है? तुम लोगों पर ही ना, तो खुद का खर्चा उठाने में क्या दिक्कत है? तुम लोग बस झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। कविता ने तुम्हारे सैलरी का चेक देख लिया था नित्यम, और छोटी बहू और समर तुम्हें हमने कुल देवी के दर्शन के लिए भेजा था, लेकिन तुम दोनों गोवा घूमकर आ गए। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, तुम चारों यहाँ पर नहीं रहोगे। क्या? हाँ, तुम दोनों भी कमाते हो, तुम दोनों अपना और अपनी बीवी का ख्याल रख सकते हो, और मैं भी तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन तुम दोनों मेरा ही खून होकर अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। पापा, ऐसा मत कहिए पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए पापा। हाँ पापा, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम बाहर कहाँ रहेंगे? किराया और डिपॉजिट सब कुछ कितना महंगा हो चुका है। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ और निकलो यहाँ से। बेवकूफ बनाना तुम्हें ही आता है क्या? मैं तुम्हारा बाप हूँ, और ये सब नाटक चल रहा था ताकि तुम्हारे असली चेहरे सामने आ जाए। ये देखो मेरे पैसे, कोई चोरी वोरी नहीं हुए, मेरे हाथ में ही है। तुम लोगों की अब इस घर में कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। रितेश अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और कविता के साथ अकेले खुशी से रहने लगता है।